गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर वेल एंड टेकिंग द एंजॉय ऑफ द स्टडी. आई हैव रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ बी सेफ एंड स्टे एट होम. मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए. हम लोगों ने ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ रखा था? वेव मोशंस कंप्लीट हो गया था, प्रोग्रेसिव वेव्स कंप्लीट हो गया था, सिंपल हार्मोनिक मोशंस कंप्लीट हो गया था और ऑक्सीलेशंस, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं. इसके बाद हम शुरू करते हैं एकॉस्टिक. ठीक है, ध्वनिकी. एकॉस्टिक. देखिए, एकॉस्टिक के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना हमको. ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आता है पिच. पिच क्या होती है? इसको बोलते हैं हिंदी में तारत्व, इंग्लिश में बोलते हैं पिच. ठीक है, यानी कि ध्वनि का वह गुण, यानी साउंड का वह गुण जिसके अंतर्गत कोई ध्वनि पतली, मोटी या बारीक सुनाई देती है. या कैसी हो? पतली या बारीक तो एक ही चीज़ होगी, बारीक या मोटी सुनाई देती है. यानी ध्वनि का वह गुण जिसमें के अंतर्गत वह हमको बारीक या मोटी सुनाई देती है, क्या कहलाती है? तारत्व कहलाता है. जितना अधिक पिच अधिक होगी उतनी ही पतली साउंड उत्पन्न होगी. देखिए, पिच अधिक यानी तारत्व अधिक होगा, पतली साउंड होगी, है ना. यानी पिच अधिक है तो साउंड पतली होगी. कैसी होगी? पतली. अब पिच कम है तो मोटी साउंड होगी. ठीक है, इतना आगे समझ में. आप लोग देखते हो महिलाओं की आवाज़ पतली होती है, नहीं होती? और जबकि जेंट्स की आवाज़ कैसी होती है? थोड़ी मोटी होती है. यानी कि हमारी पिच क्या है? कम है. क्या है? कम है. जबकि महिलाओं की पिच अधिक है. समझ में आ गया? महिलाओं के तारत्व का गुण अधिक है. अब पिच किसके ऊपर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर. किसके ऊपर? फ्रीक्वेंसी. जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक है उसकी पिच भी अधिक होगी. यदि पिच यानी कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है. यानी यदि जिसकी पिच अधिक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक है, उसकी पिच भी अधिक होगी. समझ में आ गया? आपने देखा होगा शेर की दहाड़ने की आवाज़ दूर तक सुनाई देती है, जबकि मच्छर भिनभिनाता है. मच्छर की भिनभिनाने की आवाज़ पतली है. कैसी? पतली है. और वो केवल जिस पास में होगा उसी के पास सुनाई देती है ना. यानी कि मच्छर में पिच का गुण अधिक है जबकि शेर में पिच का गुण कम है. यानी शेर का तारत्व कम है जबकि मच्छर का अधिक है. मच्छर का अधिक है तभी उसकी कैसी साउंड सुनाई देती है? पतली. ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वालिटी. आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं गुणता. शायद क्वालिटी
गुणता ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक मिनट रुको, एक मिनट। क्वालिटी, हाँ गुणता ही है। देखिए क्वालिटी, देखिए क्वालिटी के अंतर्गत क्या होता है, माना दो यंत्र कोई से, एक हारमोनियम ले लो, एक गिटार ले लिया, एक हारमोनियम ले लिया, गिटार ले लिया, दोनों समान फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी भी समान, दोनों की समान फ्रीक्वेंसी है। माना ये हारमोनियम है, ये गिटार है, ठीक है, दोनों की समान फ्रीक्वेंसी है, समान फ्रीक्वेंसी हो गई, और इनकी तीव्रता भी बराबर है। यानी समान फ्रीक्वेंसी और समान तीव्रता पर जब दो वाद्य यंत्र बज रहे हों तो उनके मध्य साउंड का अंतर प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, गुणता, ठीक, क्वालिटी कहलाता है। यानी जब दो यंत्र समान फ्रीक्वेंसी या समान फ्रीक्वेंसी व समान इंटेंसिटी पर, यानी समान आवृत्ति और समान तीव्रता पर बज रहे हों तो उनके मध्य उनकी साउंड का अंतर प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, क्वालिटी कहलाता है। आपने देखा होगा ऑर्केस्ट्रा पार्टी चलती है, ठीक है, ऑर्केस्ट्रा पार्टी में क्या होता है, गिटार भी तबला भी बजता है, हारमोनियम भी बजता है, लेकिन आप दूर से पहचान लोगे कि तबले की आवाज़ कौन सी है, हारमोनियम की आवाज़ कौन सी है, पहचान लोगे। तो यही गुण क्या कहलाता है, क्वालिटी कहलाता है। नेक्स्ट देखिए इंटेंसिटी, मार्को क्या हो जाता है यार, इंटेंसिटी में होता है तीव्रता। मैंने बताया था इससे पहले एक लेक्चर लिया था, उसमें बताया था मैंने, इतना याद रखिए, I बराबर E/AT, I बराबर E/AT। E क्या है, ऊर्जा, एनर्जी, A एरिया, T टाइम, ठीक है। तो डेफिनेशन बनाओ, देखो एनर्जी तो ये है ही, A/1 मीटर स्क्वायर, एरिया 1 मीटर स्क्वायर, और J 1 सेकेंड, ठीक है। एरिया 1 मीटर स्क्वायर और T क्या है, 1 सेकेंड। यानी कि तो क्या डेफिनेशन बने, किसी माध्यम के संचरण की दिशा के लंबवत, यानी कि संचरण की दिशा के लंबवत ही चलते हैं। किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल क्या है, एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, इंटेंसिटी कहलाती है। समझ में आ गया। किसी संचरण की दिशा के लंबवत किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, इंटेंसिटी कहलाती है, ठीक है। जस्ट प्रबलता, साउंड का वह गुण, यानी ध्वनि का वह गुण जिसमें वह तीव्र या मंद सुनाई देती है क्या कहलाता है, प्रबलता कहलाती है। लाउडनेस को इंग्लिश बोलते हैं। यानी कि साउंड का वह गुण जिसमें वह धीमी या तीव्र सुनाई देती है क्या कहलाता है, लाउडनेस कहलाता है। लाउडनेस L जो डिपेंड प्रोपोर्शनली होता है लॉग गुणक ऑफ इंटेंसिटी। यानी कि जो लाउडनेस होती है, प्रबलता होती है, वो इंटेंसिटी के लघु गुणक के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि लाउडनेस विच इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथमिक ऑफ द इंटेंसिटी, ठीक है। तो L हटाया हमने, कि कांस्टेंट आया, और लॉग
ये आई। ठीक है, एक फॉर्मूला और है, वो न्यूमेरिकल के लिए यूज किया जाता है, L बराबर 10 log 10 I अपॉन I नॉट। ठीक है, जो न्यूमेरिकल के लिए यूज किया जाता है। इस जिद I तो इंटेंसिटी है और I नॉट है दिल्ली श्रवणता। ठीक है, एक्चुअली अभी मार्केट बंद चल रहे हैं, मार्कर मिल नहीं रहे हैं, जो है उसी से काम चलाना पड़ता है। ठीक है, इतना आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है इको। इको को शायद हिंदी में पित्ती ध्वनि बोलते हैं, पित्ती ध्वनि। आप लोग देखते होंगे, कई बार देखा होगा आपने कि किसी दीवार के पास खड़े होकर यदि चिल्लाते या कमरे में चिल्लाते हैं तो क्या होता है, वो साउंड वापस होके आपके पास तुरंत गूंजती है, थोड़ी पीछे टकरा के वापस आती है। या दीवार के सामने बोलो तो क्या होगा, टकरा कर वापस आती है। जैसे नाम देख ली, इसमें देखिए पित्ती ध्वनि यानी कि इको, यानी पित्ती यानी कि ध्वनि की पित्ती अपोजिट, यानी किसी से टकरा के वापस आना, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, पित्ती ध्वनि टकरा कर वापस आना। जब कोई साउंड किसी दीवार से या किसी इमारत से कहीं से भी टकरा कर वापस आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इको कहते हैं। क्या कहते हैं, इको। देखिए माना ये दीवार है आपकी, ठीक है, यहाँ कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई पर्सन है, यहाँ से वो चिल्लाता है, ठीक है, चिल्लाएगा, साउंड जा रही है, साउंड को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी यहाँ से जाने में, d, लेकिन यहाँ से टकरा कर फिर वापस आएगी तो फिर d इसको ट्रेवल करनी पड़ी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2d हो गई, नहीं हो गई, d प्लस d 2d। ठीक है, तो चाल वाला क्या हो गया, दूरी बटे समय, दूरी टोटल कितनी हुई 2d और t। चाल वाला क्या हो गया 2d अपॉन t, जहां पर 2d क्या है, टोटल डिस्टेंस, यानी दोनों डिस्टेंस जाने की प्लस आने की। समझ में आ गया इतना। चलिए अब देखिए इस इको का यूज कहाँ कहाँ होता है, ये भी तो मालूम होना चाहिए, कहाँ कहाँ यूज करते हैं आप लोग। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी अंतरिक्ष में कोई दूरी पता करने के लिए हम लोग लेजर बीम का यूज करते हैं। हमारा चंद्रमा की दूरी हमें ज्ञात करनी है चंद्रमा की, तो उसका अंतरिक्ष बीम का यूज करते हैं, अंतरिक्ष वो लेजर बीम का यूज करते हैं। लेजर बीम क्या होती है, वो टकरा के वापस आती है, तो मालूम पड़ जाती है कि कितनी डिस्टेंस तक वो गई, यानी कितनी डिस्टेंस तक गई और फिर लौट के आ गई। डिवाइड कर दो 2 से तो अपने आप मालूम पड़ेगी कितनी डिस्टेंस उसकी। देखिए कौन कौन से लेजर, ये मार्कर हो क्या हो गया यार, लेजर, लेजर आपने पढ़ा होगा, इसका मोनोक्रोमेटिक वेव्स होती है ना। मोनोक्रोमेटिक को क्या बोलते हैं, एक वर्णीय प्रकाश, यानी कि इस पुंज के रूप में निकलता है तीव्र। लाइट एम्प्लीफिकेशंस या एप्लीकेशंस बाय स्टिमुलेटेड एमिशंस ऑफ रेडिएशन। ठीक है, स्टिमुलेटेड एमिशंस ऑफ रेडिएशन। ठीक है,
यानी कि चंद्रमा की स्थिति को पता करने के लिए हम लेजर बीम का यूज करते हैं। रेडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, आर ए रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन, रेडार का यूज कहाँ करते हैं? चंद्रमा, हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन जिस सब उड़ते हैं तो कैसे मालूम पड़ता है कितनी दूरी पे है? रेडार का यूज करते हैं इनकी डिस्टेंस के लिए, इनकी पोजीशन, यानी चंद्रमा वगैरह की चंद्रमा याद आ रहा आज यानी एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर वगैरह की पोजीशन ज्ञात करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? रेडार का। सोनार अलग है, रेडार के बाद देखिए सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। आपने देखा होगा कि समुद्र में यदि कोई जहाज डूब जाता है या समुद्र में कोई चट्टान है, उसका पता कराने के लिए सोनार तकनीक का यूज करते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यानी कि इसके लिए क्या होता है, इस टेक्निक के अंदर क्या करते हैं हम, अल्ट्रासोनिक वेव्स जाती हैं अंदर और वो मालूम कर लेती है कितनी गहराई तक जाती है, कहाँ पर कौन सी चट्टान है, तो इससे पता चल जाता है कि चट्टान कहाँ पर है और इसी हिसाब से हम जलयान पोजीशन लेता है। ठीक है, समझ में आ गया? एग्जाम पे लिख दोगे बड़े आराम से। पीको का यूज कहाँ है? सोनार में कर लो, रेडार में कर लो, लेजर के द्वारा कर लो। ठीक है, यार क्या दिक्कत है, एक मिनट दूसरा मार्कर देखते हैं। रिवर्बरेशंस, अनुरणन, रिवर्बरेशंस। आप लोग देखोगे किसी बंद कमरे में जब, या कहीं किले में गए होगे, रेड फोर्ट वगैरह किसी मॉन्यूमेंट्स में गए होगे, तो उसमें आप चिल्लाते हो तो वो साउंड दोबारा से लौट कर आती है। क्या होते हैं? दोबारा लौट कर आती है और कुछ समय तक गूंजती रहती है। यानी कि जब आप खाली जगह पे कहीं भी जाओ, बंद जगह हो, खाली हो, वहाँ आप चिल्लाओ तो क्या होगा, एक साउंड वो दोबारा से वो गूंजेगी आपको। तो वो क्या कहलाता है, वो स्थिति क्या कहलाती है? रिवर्बरेशंस। वह स्थिति जब साउंड किसी बंद कमरे में या किसी इमारत में हम बोलते हैं तो कुछ समय पश्चात वो सुनाई देती है, वह स्थिति क्या कहलाती है? रिवर्बरेशन। समझ में आ गया? अरे सिंपल सी बात है, इस कमरे में, यदि बंद कमरे में हम लोग चिल्लाएंगे तो क्या होगा, तो वो क्या होगा, कुछ समय बाद 1 सेकंड के लिए या 0.5 सेकंड के लिए वो हमको सुनाई देती है। ठीक है, रिवर्बरेशंस मालूम, समझ में आ गया ना? यानी किसी इमारत, किसी बिल्डिंग में, इमारत में, कमरे में, कहीं भी हम यदि चिल्लाते हैं या आवाज़ देते हैं तो कुछ समय पश्चात भी हमको वो साउंड सुनाई देती है, वह स्थिति क्या कहलाती है? रिवर्बरेशंस कहलाती है। रिवर्बरेशंस टाइम और देख लो, यानी कि वह समय जब तक हमको वह साउंड सुनाई देती है, यानी कि जो परावर्तक होके आती है वह साउंड सुनाई देती है, वो क्या कहलाता है? रिवर्बरेशन टाइम कहलाता है। इसमें जो साउंड सुनाई दे रही है वो आपको, यानी कि 1/10⁶ मैक्सिमम साउंड की, यानी कि जो वास्तविक मैक्सिमम साउंड है उसकी 1/10⁶
भाग हमको सुनाई देता है। कौन सा सुनाई देता है? 1/10/6 भाग हमको सुनाई देता है। समझ में आ गया? यानी कि जितने समय तक वह साउंड उपस्थित रहती है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिवर्बरेशन पीरियड कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी देख लीजिए, 0.165 B/A। हाँ, आपने पूछा नहीं मुझसे, कमेंट बॉक्स में भी पता नहीं आएगा नहीं आएगा कि ये साउंड सुनाई क्यों देती है, क्यों सुनाई देती है। देखिए, खाली जगह है लेकिन वहाँ कुछ भी कुर्सी उर्सी या कुछ भी पड़ा होगा तो वहाँ क्या होगा, उससे क्या होते हैं? परावर्तित होके यानी रिफ्लेक्ट होके साउंड आती है। समझ में आ गया? यानी कोई भी यार दीवार होगी, दीवार कुर्सी होगी, कुछ भी पड़ा होगा तो उससे क्या होगा? परावर्तित होकर वो साउंड आती है, जिसके कारण वो उसको सुनाई देती है। अब इसका फॉर्मूला देखिए, T बराबर 0.165 B/A। B क्या है? वॉल्यूम है, और A है एब्जॉर्बेशन, अवशोषण। यानी कि जितना वॉल्यूम अधिक होगा, जितना भी आयतन अधिक होगा, उतनी हमको साउंड टाइम पीरियड तक ज़्यादा रहेगा। एक मिनट, जस्ट मिनट, पानी की सोच रहा था, पानी भी नहीं रखा यार। देखिए, T बराबर कितना है? 1.165 A। यानी जितना हमारा वॉल्यूम अधिक होगा उतना ही टाइम पीरियड अधिक होगा, क्योंकि वहाँ से टेबल करके लौटने में तो समय लगेगा, वॉल्यूम अधिक होगा उतना। दूसरा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के अपोजिट होता है। यदि एब्जॉर्प्शन अधिक होगा तो क्या होगा? एब्जॉर्ब कर ली जाएगी साउंड पूरी की पूरी, तो सुनाई नहीं देगी, रिफ्लेक्शन कम होगा। समझ आ गया? यानी जब एब्जॉर्प्शन अधिक होगा, अवशोषण ज़्यादा होगा तो क्या होगा? जब एब्जॉर्ब कर ली जाएगी तो बचेगी नहीं साउंड, तो कहाँ से आएगी आपके पास? समझ में आ गया? टेस्ट करें। देखिए फिर यार सारे के सारे आज गड़बड़ करते हैं मार्कर। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है, यानी कि अवशोषक गुणांक। सेवाइन महोदय ने बताया कि एक खिड़की है 1 मीटर स्क्वायर की, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर की 1 मीटर क्षेत्र, यानी कि जिसका क्षेत्रफल क्या है? 1 मीटर स्क्वायर है। उससे क्या होता है? जैसे एक मिनट पानी पी ले बस। चलिए कहाँ चले थे? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी कि अवशोषक गुणांक। सेवाइन महोदय ने क्या बताया था कि उन्होंने एक खिड़की की कल्पना की, एक विंडो की कल्पना की जिसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है। कितना? 1 मीटर स्क्वायर। यानी कि वो खिड़की खुली रहती है। कैसी रहती है? खुली रहती है 1 मीटर। तो यदि वो खिड़की खुली रहेगी तो उससे क्या होगी? साउंड बाहर निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? बाहर निकल जाएगी, जिसके कारण उसका परावर्तन नहीं होता। क्या नहीं होता? परावर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया कि अवशोषक गुणांक होता क्या है। क्या बार बार कोई ना कोई सब मार कर गड़बड़ करता है आज। अवशोषक गुणांक सारे मार्कर आज गड़बड़ करते हैं।
अवशोषक गुणांक। अवशोषक गुणांक क्या है? यानी कि खुली हुई खिड़की का क्षेत्रफल, 1 मीटर स्क्वायर खुली हुई खिड़की का क्षेत्रफल, 1 मीटर स्क्वायर खुली हुई खिड़की का क्षेत्रफल ठीक है, 1 मीटर, यानी कि वो क्षेत्रफल कितना होना चाहिए उस खिड़की का? 1 मीटर, तथा उस सतह का, इसके अतिरिक्त उसने बताया उस सतह का क्षेत्रफल जो 1 मीटर स्क्वायर खुली हुई खिड़की के बराबर साउंड को अवशोषण कर सकता हो, यानी ध्वनि को अवशोषण कर सकता हो। यार जस्ट मार्कर आज करवा कर रहा है। रेड मार्कर यूज करना पड़ रहा है। उस सतह का क्षेत्रफल जो 1 मीटर स्क्वायर खिड़की के 1 मीटर स्क्वायर खुली खिड़की के बराबर ध्वनि का अवशोषण करता हो, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर तो उसने मान ली जिसका क्षेत्रफल खिड़की के बराबर, खिड़की का क्षेत्रफल कितना हमारा? 1 मीटर स्क्वायर, उससे क्या हो जाएगी? बाहर निकल रही है ध्वनि, लेकिन उसी के बराबर क्षेत्रफल का सतह जो बाहर निकल रही है उसका अवशोषण करे, यानी कि हमारा खिड़की से बाहर निकल रही है, लेकिन उसका अवशोषण भी तो कहीं ना कहीं होना चाहिए दूसरी सतह पे। यदि दूसरी सतह पे अवशोषण नहीं होगा तो पुनः वो रिफ्लेक्ट होके आएगी नहीं आएगी? इसलिए उस सतह के अनुपात को क्या कहते हैं? अवशोषक गुणांक। यदि 1 मीटर स्क्वायर को हम 1 मीटर ही मान लें, उसके क्षेत्रफल को क्या मान लें? x मान लें, तो अवशोषक गुणांक की डेफिनेशन क्या हो गई? किसी भी पृष्ठ के अवशोषक गुणांक उस सतह के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है जो 1 मीटर स्क्वायर खुली खिड़की की ध्वनि का अवशोषण करता है। यानी कि अवशोषक गुणांक उस क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है जो 1 मीटर स्क्वायर खुली खिड़की की ध्वनि को अवशोषण करता है। समझ में आ गया? अवशोषक गुणांक। अब इसके बाद टॉपिक आता है अवशोषक गुणांक किस किस के ऊपर निर्भर करता है? आप लोग देखते हो सिनेमा हॉल वगैरह में क्या लगा दिया जाता है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे इसमें बाद में इसको, क्योंकि फिर थोड़ा डिटेल में हो जाएगा। रिवर्बरेशन टाइम किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? वेरिएशन टाइम किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? यानी कि अनुरणन काल किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? पहला, कठोरता के ऊपर, यानी कि जब साउंड जाएगी, साउंड बोलोगे आप, यदि सामने वाली दीवार कठोर होंगी तभी तो तेजी के साथ परावर्तित होंगी। किसके अनुपाती होता है? कठोरता के। दूसरा, उस कमरे के क्षेत्रफल के आयतन के बराबर, यानी कि जितना आयतन मैंने फॉर्मूले में बताया था, जितना आयतन अधिक होगा उतना ही टाइम पीरियड उसका बढ़ जाएगा।
क्योंकि जितना आयतन अधिक होगा उतने ही टाइम पीरियड, उतने ही उसको डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए टाइम अधिक चाहिए होगा, तो टाइम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है। अवशोषण गुणांक ए, अवशोषण गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्यों होता है व्युत्क्रमानुपाती? क्योंकि आपको मालूम है यदि ज़्यादा सा एब्जॉर्ब होगा तो साउंड परावर्तित होकर कम आएगी, तो उसका रिवर्बरेशन टाइम कम हो जाएगा। इंटेंसिटी, तीव्रता, जितनी अधिक तीव्रता होगी, जितनी अधिक इंटेंसिटी होगी, उतनी ही रिवर्बरेशन टाइम अधिक होगा। ठीक है। देखिए ऑडिटोरियम वगैरह में जो होता है ना, आप लोग सिनेमा हॉल वगैरह देखते हो, सिनेमा हॉल में भी क्या होता है, कुछ आवाज़ गूंजती रहती है, गूंजती है ना, आप देखते हैं कई बार। तो वहाँ भी इस तरीके से रखा जाता है कि एब्जॉर्बेशन पावर एब्जॉर्ब भी होती रहे और रिवर्बरेशंस भी बना रहे। रिवर्बरेशंस वहाँ 1 सेकंड के आसपास तक का रहता है, जबकि सेमिनार हॉल वगैरह में कितना होता है, 0.5 सेकंड का रखा जाता है। रिवर्बरेशंस के लिए ये लोग क्या करते हैं, कई जगह देखोगे कर्टेन लगा देते हैं वो लोग। ठीक है। चलिए, ये आपका मेगासिस टॉपिक के अंदर, इसी यूनिट के अंतर्गत अल्ट्रासोनिक्स वेव्स एक टॉपिक है। अल्ट्रासोनिक्स वेव्स में कुछ है नहीं, उसमें आप चाहे किताब से पढ़ लेना, नहीं यदि कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैं इसको करा भी दूंगा। है नहीं, जरा सा टॉपिक है, 10 मिनट का टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक से केवल। ठीक है। नेक्स्ट डे आपसे मुलाकात होगी वेव ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स शुरू करेंगे नेक्स्ट। लेकिन मैं देख रहा हूँ आप लोग कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो स्टडी में, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी नहीं आ रहे हैं, ना आप लोग पढ़ रहे हो, क्वेश्चंस भी नहीं पुटअप कर रहे हो आप लोग। चलिए क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। ठीक है। आप लोग कहोगे तो PDF उपलब्ध भी करा देंगे हम इसकी। ठीक है। ओके, गुड नाइट।